था। एम लक्ष्मीकांत। अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पार्ट 3 पढ़ाना है। पार्ट 3 में भारत शासन अधिनियम 1919 के विशेषताओं में के पांचवें विशेषता से पढ़ाना है। चलिए पांचवी विशेषता से शुरू करते हैं। नंबर 5, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। नंबर 6, इस कानून ने संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया। नंबर 7, इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। नंबर 8, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नंबर 9, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया। नंबर 10, इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त पर्व समिति को समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ भारत प्रदेश अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक जो योजना की घोषणा की, इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पुणे की जोरदार जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अतः अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ जिसे पुणे समझौते के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिससे 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। नंबर 1, इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। नंबर 2, इसने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ किया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 से समाप्त कर दिया गया। नंबर 3, इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किया। प्रधानतः संघीय व्यवस्था विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। नंबर 4, इसने 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बन गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध थे। नंबर 5, इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। नंबर 6, इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। नंबर 7, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिल गया। नंबर 8, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। नंबर 9, इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। नंबर 10, इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा।
इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात की। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में ब्रिटिश संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। नंबर 2, इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र और भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राजमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। नंबर 3, इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 2 डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज को करनी थी। इन पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। नंबर 4, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों में संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति थी। सभाओं को यह भी शक्ति थी कि वह किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार था। नंबर 5, इसने दोनों डोमिनियन राज्यों की संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की कि वे नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधानसभा बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद में पारित हुआ कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून नहीं बना लेंगे। नंबर 6, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। नंबर 7, इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुत्व की समाप्ति की घोषणा की। इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। नंबर 8, इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वो चाहें तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं। नंबर 9, इस अधिनियम ने नया संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने एवं भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उसकी प्रांतीय सभाओं में सरकार चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून में सुधार करने का अधिकार था। नंबर 10, इसने ब्रिटिश शासक को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने के अधिकार से वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। नंबर 11, इसके अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल में प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों पर राज्यों की मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करना होता था। नंबर 12, इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया। नंबर 13, इसने भारत के राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और पदों में आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व के सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती रहीं जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियाँ 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी। लॉर्ड माउंटबेटन नए और डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अंतरिम सरकार 1946 सदस्य धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि जान मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति जगजीवन राम शरम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा, लियाकत अली खान वित्त, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु, आसिफ अली रेलवे एवं परिवहन, C राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, I चुंदरीगर वाणिज्य, गजनफर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 सदस्य धारित विभाग। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा, डॉक्टर जान मथाई रेलवे एवं परिवहन, RK मुगम सेट्टी वित्त, डॉक्टर BR अम्बेडकर विधि, जगजीवन राम शरम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य, CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, नरहर विष्णु गाडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा। मतलब जो मंत्रिमंडल था 1947 को, उसमें इतने लोगों को 14 लोगों को 1900 स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल में 14 लोगों को शामिल किया गया और अंतरिम सरकार 1946 में भी 14 लोगों को ही शामिल किया गया था। इस प्रकार अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समाप्त होता है। इसके बाद हम अपना दूसरा
अध्याय पढ़ेंगे और दूसरे अध्याय का नाम है अध्याय 2 संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत। अध्याय 1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,